अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये आपकी ज़िलादार की जो जॉब है उसके हवाले से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक सबसे बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा। वो बच्चा जो ज़िलेदार लग गया, जिसकी जॉब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर एज अ ज़िलेदार हो गई, वो बच्चा कभी भी ज़िंदगी के अंदर बग़ैर CSS बग़ैर PMS के कभी किसी जॉब पे अप्लाई नहीं करेगा। यह मुझे लिखवा लें। उसकी वजह यह है कि ज़िलादार की जॉब जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है ये इतनी ज़्यादा रिलैक्स, इतनी ज़्यादा अच्छी, और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर है आप लोगों के लिए। और जब आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ज़िलेदार लग जाएंगे, जब जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वो लोग बाद में आके इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 6 माह की या साल की सर्विस करने के बाद आप मुझे खुद कहेंगे कि सर आपने वाकई सच कहा था, जो बंदा ज़िलेदार लग जाता है वो कभी भी PMS या CSS के अलावा किसी और जॉब पे अप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि उसको इसके अलावा कोई और जॉब अच्छी लगेगी ही नहीं। क्योंकि एक तो जॉब की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर इसकी एज आ इन्फ्लुएंशियल भी है, क्योंकि इसके साइन के बगैर, ज़िलेदार के बगैर कोई काम नहीं हो रहा होता जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। क्योंकि ये एक 16 स्केल की एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल जॉब है, क्योंकि इसके नीचे जो पटवारी काम कर रहे हैं या जो भी काम हो रहा है वो ज़िलेदार के साइन के बगैर आगे नहीं जाएगा। आज हम ज़िलेदार की जो ड्यूटीज़ हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके जितने भी ये 6 और 3 9 यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं ड्यूटीज़ ऑफ ज़िलेदार के, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क। ज़िलेदार की ड्यूटी के अंदर जो 6 हैं वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क हैं, और 3 जो हैं वो ओकेजनल टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर इस लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी तो हम इसको 2 में डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज इसको एज आ एक लेक्चर ही अपलोड करेंगे। देखें जी, ये मैंने कुछ रिकॉर्ड भी अपने पास रखा हुआ है आप लोगों को फॉर सेक ऑफ रेफरेंस देने के लिए। हर चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है आपको मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा है। इसी बुनियाद में मैं कह रहा हूँ अगर आप ज़िलेदार लग जाते हैं तो उसके बाद आप कभी भी CSS या PMS में तो अप्लाई कर सकेंगे, उसके अलावा 16 पे 15 पे कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि जॉब इतनी अच्छी है, और इसकी देखिए कई ऐसे ज़िलेदार हैं जो पिछले 30 साल से सर्व कर रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और वो कहते हैं कि हमने आज तक एक ऑफिशियल छुट्टी नहीं ली। उसकी वजह यह है कि ये फील्ड की जॉब है, आपकी अटेंडेंस सिरे से है ही नहीं। आपने किसी ऑफिस जाके अटेंडेंस नहीं लगानी, आपका कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा होगा, आपका एक फील्ड होगा, आपके अंडर पटवारी हजरात होंगे। ये मैं आपको भी सारा पढ़ाता हूँ, सारा बताता हूँ कैसे काम आपने करना है, कैसे आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो आपने सुकून के अंदर रहते हुए काम लेना है, और आपने जो अपनी फील्ड है उसको मैनेज करना है, और आप वहाँ पे ऑल इन ऑल होते हो, और आप अपना दफ्तर अपने घर में बना के बैठ सकते हैं। कई ज़िलेदार ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने घर में ऑफिस बनाया हुआ है और वो अपना घर से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसी जो कंपल्शंस नहीं है कि आपने डेली ऑफिस आना है, आपने डेली ऑफिस आके अपनी हाजिरी देनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। और ज़िलेदार के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 8 सितंबर से ज़िलेदार के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं साहिवाल रीजन के, और फिर उसके साथ साथ हमारे पास जो इंटरव्यूज़ हैं जनाब साहिवाल के बाद DG खान के हैं, और सरगोदा के भी मतलब 9 से शुरू हो रहे हैं। तो 8 से लेके 11 तक 3 डिवीज़न के इंटरव्यूज़ हो जाने हैं। आप में से जो बच्चा ये देख रहा है वीडियो, आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। ये ज़िलेदार की जो ड्यूटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये इस लेक्चर के अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा बाकी जितना भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है, अगर आप उसके अंदर माहिर होना चाहते हैं तो आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। उसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। वो बच्चा जिसको इरिगेशन के मुतालिक एक लफ्ज़ का भी नहीं बताना, वो इरिगेशन के लिए मास्टर हो जाएगा। अभी आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद फर्दर 6 दिन आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो बच्चों, अगर आप वो रिकॉर्ड लेक्चर 6 से 7 लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर इतने आप लोगों के लिए इन्फ्लुएंशियल होंगे कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में जब जाके सामने बैठेंगे ना, तो इरिगेशन वाला जब बंदा आपसे सवाल करेगा तो आप कहेंगे कि मुझे सब पता है। वो आपसे पूछेगा कि यार आप तो शहर के रहने वाले हैं, आपको कैसे पता है? तो आप बताएंगे सर मैंने इसके ऊपर तैयारी की है। तो जी बच्चों, बगैर किसी देर के शुरू करते हैं।
तो अगर आप अपनी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर आप लोग अब डेली क्लासेस लेने वाले मूड में मुझे नहीं लगना कि आपको होना चाहिए कि आप डेली क्लासेस लें, आप वो सारा काम कर रहे हो। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मेरे साथ डेली मतलब आप मेरे टच में रहेंगे और आप मेरे से वो अपने क्वेश्चंस भी क्लियर करते रहेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा मॉक इंटरव्यू देना चाहे तो वो मैं इनका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा, क्योंकि इरिगेशन के मुतालिक आप लोगों को मैं मास्टर बना दूंगा इंशाल्लाह। और इरिगेशन के अलावा आपने जैसे आजकल फ्लड्स हैं, आपने इस पर भी देखना है फ्लड्स क्यों आते हैं, फ्लड्स आने की वजह क्या है, फ्लड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक में मैं आपको तैयार करवा दूंगा, जो हमारे ग्रुप में बच्चे ऐड उनके लिए भी और जो बच्चे आएंगे फर्दर। सबसे पहले जी जो हम पढ़ लेते हैं, ये जो ज़िलादार की जॉब है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर 16 स्केल की जॉब है। इरिगेशन पाकिस्तान का बेहतरीन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले जी जो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 6 है, टोटल इसकी 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, जिसमें से जो 6 हैं वो मेन है और 3 जो है वो ओकेजनल है, कभी कभार वाली हैं। सबसे पहले जी सबसे जो पहले ही नंबर 1 पे है जी प्रिपरेशन ऑफ तवान केस। तवान केस बेसिकली आपने तैयार करना है। आप ज़िलेदार ने जो होता है वो तवान केस तैयार करवाना होता है। अब तवान केस, ये मेरे पास तवान केस पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीसी आ गया, खसरा आ गया, ये वाराबंदी आ गई, देन ये भी वाराबंदी आ गई। मैंने आप लोगों के लिए ना चीज़ें अलग से रखी हुई थी। दिस इज़ कॉल्ड तवान केस। आप में से बच्चों को नज़र आ रहा होगा ये इंडेक्स तवान केस, ये लिखा हुआ है तवान केस। ये मुकम्मल कर रहे हैं हम इसको। अब देखिए जी तवान केस बेसिकली होता क्या है। इरिगेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अगर आप पानी चोरी करते हैं तो आपको 2 दफ़ा सज़ा मिलती है। अगर आपने कोई इसके अलावा कोई और लॉ ब्रेक किया है तो आपको पुलिस पकड़ेगी, आप लोगों को जो अदालत है वहाँ से सज़ा हो जाएगी, आपके ऊपर जुर्माना भी लग जाएगा और जुर्माना लगने के बावजूद अगर आपको सज़ा भी हो सकती है और आप वो जुर्माना पे कर देते हैं, सज़ा भुगत लेते हैं और आपका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको सज़ा 2 दफ़ा होती है। अब उसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपने अगर अब ये तवान होता क्या है, तवान बेसिकली जब आप पानी चोरी करते हैं या फिर अगर आप किसी और बंदे की पानी की वारी है। अब वाराबंदी क्या, ये मैंने समझाया है उन लेक्चर्स के अंदर, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अब अगर आपने वहाँ पर किसी की वाराबंदी तोड़ ली है या आपने खाला तोड़ लिया है या नहर तोड़ लिया या फिर सरकारी इमलाक जो महकमा इरिगेशन को नुकसान पहुँचाया है, तो आपके ऊपर लगता है जी तवान। तवान बेसिकली है पनिशमेंट, जुर्माना जिसको कहते हैं। इरिगेशन के अंदर जो तवान इसको बोलते हैं जुर्माना, पनिशमेंट। इन केस ऑफ फाइनेंस आप पैसे पे करते हैं। अब आपने ये तवान केस प्रिपेयर करना है। अब तवान केस बेसिकली होता है क्या, मैंने आपको बता दिया कि जुर्माना आपने सरकारी जो है किसी की वाराबंदी तोड़ ली है या फिर खाला तोड़ दी है, नहर तोड़ दी, तो आपके ऊपर लगेगा तवान। अब तवान केस तैयार करने से मतलब क्या है और 2 सज़ाएं से के मतलब क्या है। जब आपने पानी चोरी कर लिया, पानी चोरी करने के बाद जो उस नहर के ऊपर मेट होता है, बेलदार होता है या ओवरसीयर या जिसे सब इंजीनियर कहते हैं, उसकी ड्यूटी होती है उस नहर की, उस मोगे की, उस खाले की हिफाजत करना। अब वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो एक तार बेचते हैं। तार बेसिकली क्या है कि FIR होती है। अब ये जो मेट है, बेलदार है या ओवरसीयर है या सब इंजीनियर है, ये तार भेजेगा ज़िलेदार को कि जी वहाँ पर पानी चोरी हुआ है तो इसकी आप तहकीकात करवा लें। अब तार होती है 2 तरह की। तार क्या होती है ये मैंने रिकॉर्ड लेक्चर में बताया हुआ है, अब यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब तार जब वो भेजेंगे ना सब इंजीनियर या मेट या बेलदार ज़िलेदार को, अब तार होती है 2 तरह की। एक होती है जो होती है बाई नेम, मतलब फ़र्ज़ करें जी कोई एक बंदा है जिसका नाम है जी, मिस्टर जी है, मिस्टर जी ने पानी चोरी कर लिया। अब जो सब इंजीनियर है या मेट है या बेलदार, अब वो लिख के भेज देंगे जी मिस्टर जी है, इसने पानी चोरी कर लिया है, फ़लाँ नहर से, फ़लाँ ये गांव का बंदा रहने वाला है, फ़लाँ शहर का बंदा रहने वाला है, इसने पानी चोरी किया है और आप इसके ऊपर तहकीकात कर लें। अब वो जनाब बाई नेम तार, इसके अंदर क्या होगा, ज़िलेदार आएगा, साइन करेगा और डायरेक्ट FIR चली जाएगी थाने के अंदर और आगे बाकी पुलिस अपना काम स्टार्ट कर देगी। और एक होती है विदाउट नेम तार, मतलब बेलदार या मेट है, उन्होंने मतलब वो जब नहर के ऊपर अपना वो चक्कर लगा रहे होते हैं, उन्होंने देखा कि पानी वहाँ पे चोरी हो रहा है, पानी टूटा हुआ है, उन्होंने तार लिख के भेज दिया है। अब ज़िलेदार को कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर इंस्पेक्शन करवाएं। अब जो ज़िलेदार होता है वो बताते हैं खुद, और उसके साथ साथ जो कनाल पटवारी होता है वो दोनों सबसे पहले जाते हैं जनाब, जाके मौके की इंस्पेक्शन करते हैं जहाँ पे पानी टूटा है
और उसके बाद वो अपने लोगों का बयानात लेते हैं और वो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि किस बंदे ने पानी चोरी किया है। अब देखिए, अगर पता चल जाए कि फ़लाँ जो मिस्टर जी है जी, इसने पानी चोरी किया है, तो उसका वो नाम दे के उसके ऊपर FIR करवा देते हैं। हाँ, अलबत्ता ऐसा होता है सम टाइम गाँव के लोग या रिश्तेदारी के अंदर या मुखालफत के अंदर किसी का नाम नहीं बताते, तो फिर क्या होता है जी, फिर नाम ना बताने के बाद उस जो मोग है उसके ऊपर जब पानी चोरी हुआ है, तो वो जो ज़िलेदार होगा या कनाल पटवारी होगा मिल के वो उस मोगे के सब लोगों के ऊपर वो FIR दे देते हैं। मतलब लोगों ने बताया नहीं है, तो ज़री सी बात है, अब ये एक कह लें कि एक इकट्ठे जुर्म के अंदर शरीक हो गए। एक तो उन्होंने पानी चोरी यहाँ से हुआ है, ऊपर से बता भी नहीं रहे, तो ये उसके ऊपर क्या कह लें कि मजमूई तार आ जाती है, मजमूई FIR आ जाती है, सब लोग फिर उसके अंदर जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुँचवाया है और ये एक मुजरम के साथ ये मिल के उसका साथ भी दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मजमूई तार आ जाती है और ये ज़िलेदार की मौजूदगी के अंदर सारा काम हो रहा था और ज़िलेदार ही ये सारा काम कर रहा होता है, इंस्पेक्शन करवा रहा होता है और कर रहा होता है। अब ये जनाब इंस्पेक्शन हो गई है। अब इंस्पेक्शन होने के बाद FIR चली गई है थाने के अंदर। अब FIR जब थाने के अंदर चली गई है तो वहाँ से रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, वहाँ पे FIR दर्ज हो जाएगी, सारा कुछ बंदे को नोटिस चला जाएगा कि आपने पानी चोरी किया है। तो वो बंदे को पुलिस या तो पकड़ लेगी या फिर उसका जो केस चला जाएगा अदालत के अंदर। अब पुलिस जो होगी उस बंदे को जाके इतला देगी, उसको पकड़ेगी। सम टाइम बंदे ऐसे करते हैं कि वो पहले ही अपनी बेल ले लेते हैं वहाँ से अदालत से। अब बेल लेने के बाद क्या होता है कि जी अदालत के अंदर, कमरा अदालत के अंदर उस बंदे के ऊपर जुर्माना होता है, अदालत जुर्माना करेगी। अब वो रिपोर्ट जो भेजी है ज़िलेदार ने तैयार करके, उसके ऊपर जनाब जो अदालत है वो जुर्माना करेगी। वो जुर्माना करेगी जनाब कि इतना पानी आपने चोरी किया तो आपको इतना जुर्माना हो जाता है। अब ये जुर्माना आपको 10 गुना तक होता है। अब एक ऐसी फसल है जो आपने काश्त की, फ़र्ज़ करें आपने चावल काश्त किए हुए हैं, चावल का जो अबियाना है वो 2000 रुपये। अब आपको जो जुर्माना होगा वो 1 गुना से लेके 10 गुना तक हो सकता है। या तो आपको जुर्माना 2000 होगा या 20,000 होगा। ये जो इंस्पेक्शन है ज़िलेदार की मौजूदगी के अंदर कनाल पटवारी कर रहा होता है और वो रिपोर्ट एक बना के भेज देते हैं और वहाँ पे होगा जाएगा जुर्माना। अब जुर्माना होने के बाद अब ये होगा जी अदालत का काम खत्म, अदालत उसको जुर्माना कर देगी। अगर वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, बार बार वो पानी वारा शिकनी कर रहा है या पानी तोड़ रहा है, तो जज क्या करता है फिर उसको मतलब कैद भी कर सकता है। तो वो करने के बाद अगर उसने मतलब जज वाली जो सारी कंडीशन है वो पूरी कर, जुर्माना भी पे कर दिया, सज़ा भी अगर उसने जज ने उसको किया तो उसने भुगत लिया है या फिर जज ने उसको बरी कर दिया, सिर्फ जुर्माना कर दिया, वो करने के बाद जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये ख़ुद भी उसकी असेसमेंट करता है कि उस बंदे ने जितना पानी लगाया फसल को उसको जुर्माना होना चाहिए। वो जुर्माना उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ख़ुद करवाता है। अब वो कैसे, अब एक साइड पे अदालत का काम हो गया, ज़िलेदार ने रिपोर्ट की थाने में, थाने के बाद जज के पास आया, जज ने जुर्माना के सज़ा किया, वो होने के बाद वो काम ख़त्म हो गया। साथ में ही जो SDO है, सब डिवीजन ऑफिसर है, वो जनाब क्या करता है, वो अपनी तरफ से नोटिस जारी करता है, कनाल पटवारी जाके वो सर्व करता है मुलजिम को और वो अपनी मौजूदगी के अंदर उस केस को सुनता है कि हाँ भाई आप लोगों ने जो पानी चोरी किया कितनी फसल को लगाया है। अब ये सारी असेसमेंट जो है वो कर चुका होता है, कनाल पटवारी और ज़िलेदार दोनों कर चुके होते हैं। अब वहाँ पर जनाब जो SDO है वो उस बंदे के ऊपर 1 गुना से लेके 10 गुना तक जुर्माना कर सकता है। अब फ़र्ज़ करें वहाँ पर कनाल पटवारी और ज़िलेदार ने लिख दिया है जिस बंदे ने 2 एकड़ को पानी लगाया है, तो 2 एकड़ का अगर चावल है तो 4000 कम से कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 40,000 तक लग सकता है। अगर वहीं पर उन्होंने लिख दिया है कि इन्होंने 10 एकड़ को लगाया है तो 10 एकड़ मतलब क्या है कि या तो 20,000 कम से कम होगा या 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से जो SDO होगा वो भी उसके ऊपर जुर्माना करेगा और बंदों को फिर वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर डबल पनिशमेंट होती है आप लोगों को। आपने जो पानी, आप लोगों ने जो कानून शिकनी की है उसकी सज़ा भी मिलेगी और जितना पानी आपने लगाया है, ज़री सी बात आपने एक कानून शिकनी की उसकी आपको सज़ा मिली थ्रू पुलिस और थ्रू जज के। अब जितना पानी आपने लगाया है वो आपको सज़ा मिलेगी थ्रू SDO और आप उतना जुर्माना पे करेंगे और वो जुर्माना कम से कम 1 गुना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना होगा। फ्लैट रेट ख़त्म होने के बाद सन 2023 से पहले ये जुर्माना 20 गुना होता था, 1 गुना या फिर 20 गुना, मतलब 1 गुना से लेके 20 गुना तक आप लगा सकते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब 1 गुना से लेके 10 गुना तक जुर्माना किया जाता है। तो ये है जी प्रिपरेशन ऑफ तवान केस। अब जो भी ज़िलेदार होगा वो तवान केस रेडी करवाएगा। अब तवान केस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, तवान केस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है जी इंडेक्स। इंडेक्स हर चीज़, हर किताब का, हर चीज़ का सबसे पहला पेज होता है इंडेक्स के, मतलब ये जो पूरा का पूरा तवान केस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। नंबर 1 पे जी ये 2 केसेस हैं। सबसे पहले जी ये है तवान केस, ये जो हमारे ग्रुप में बच्चे ऐड हैं उनको मैं सेंड भी कर दूंगा। उसके बाद जी हमारे पास
इस ये जो पूरा तवान केस है इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, मोगा नंबर लिखा होता है, नाम नहर, जिस नहर के अंदर से वो मोगा है, पानी जा रहा है, वो लिखा होता है, बुर्जी नंबर RD रिड्यूस डिस्टेंस लिखा होता है कि मोगे से कितने फासले के ऊपर ये पानी चोरी हुआ है या नहर से कितने फासले के ऊपर पानी चोरी हुआ है। फिर नाम मौजा, किस मौजे के अंदर, किस गांव के अंदर पानी चोरी हुआ है। फिर ये सब इंजीनियर SDO किसने ये तार भेजी है। तार दो बंदे भेज सकते हैं, या SDO भेज सकता है या फिर सब इंजीनियर जिसे ओवरसीयर भी बोलते हैं, ये दो बंदे भेज सकते हैं। फिर अगर तारीख़ वक़ू हुआ, जिस दिन तारीख मतलब ये वाक़या हुआ है, फिर उसके साथ जो ये तवान केस है इसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप सुन लें। सबसे पहले जी आप लोगों के पास इसके अंदर आता है इंडेक्स। ये आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है, ये आप अगर देख सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 चीज़ें। सबसे पहले ये जो पहला पेज होता है ये इंडेक्स का होता है कि जी इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लगानी है वो सबसे पहले लिखा होता है। फिर आता है तार। तार क्या होती है, बेसिकली जो रिपोर्ट सब इंजीनियर, उसके बाद SDO या फिर मेड के बेलदार लिख के भेजते हैं जी पानी वहाँ पे चोरी हुआ है, इस बंदर चोरी किया है, या फिर वो विदाउट नेम तार भेज देते हैं, वो तार की जो कॉपी वो साथ आपने लगानी है। नंबर 3 पे नोटिस। अब जो जिलेदार है वो नोटिस जारी करेगा कि जी वहाँ जगह पे पानी चोरी हुआ है, हमने इंस्पेक्शन करने आना है, तो वो वहाँ पे उस मौके के पत्तीदार मौजूद हों। वो क्योंकि वो जाके जिलेदार मतलब कह लें कि इन पर्सन जाके खुद जाके वो वहाँ पे चेक करता है, तो ये जी होगा मतलब नोटिस निकाला जाएगा महकमे की तरफ से। फिर होता है खाका दस्ती। अब खाका दस्ती क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। खाका दस्ती बेसिकली उस मोगे का मैप होता है, उस मोगे का मैप होता है कि जनाब ये रहा, इसको बोलते हैं खाका दस्ती। ये खाका दस्ती उस मोगे का मैप होता है कि वो मोगा कितनी ज़मीन को पानी लगा रहा है। ये मोगे की होती है चकबंदी। एक मोगा जितने ज़मीन को पानी लगा रहा है, जितनी उसकी हदूद है, उसको बोलते हैं चकबंदी। तो ये मोगे का जो पूरा का पूरा नक्शा बनाया जाता है इसको बोलते हैं खाका दस्ती। कि फ़र्ज़ करें जी इस मोगे के अंदर कितनी ज़मीन को पानी लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन यहाँ पर 12 से 13 मुरब्बों को पानी लग रहा है। मतलब इस मोगे से तकरीबन 250 से 300 एकड़ ज़मीन को पानी लग रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपने मोगे का मैप ड्रा करना होता है। तो ये आपको कनाल पटवारी करके देता है, ये आपने खुद नहीं करना होता, ये कनाल पटवारी का काम होता है जो जिलेदार के अंडर काम कर रहे होते हैं, चेक जिलेदार कर रहे होता है। आप समझे कि सारा काम आप लोगों को कनाल पटवारी ने करके देना है, आपने सिर्फ चेक करना है और साइन करने हैं। तो ये आपको कनाल पटवारी काम करके देगा। तो ये सारे का सारा ये इसे कहते हैं खाका दस्ती, कि उस मोगे का मैप तैयार करना। तो ये मोगे का मैप तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है जी फ़र्द रकबा। अब फ़र्द रकबा से मुराद क्या है कि जी उस मोगे के ऊपर जो ज़मीन है जहाँ से पानी टूटा है तो वहाँ पर कितनी ज़मीन को पानी लगाया गया, तो ये फ़र्द रकबा भी साथ अटैच होगी। फ़र्द रकबा अटैच होने के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो है रिपोर्ट। ज़िलेदार ख़ुद एक अपनी रिपोर्ट करेगा SDO को कि जी मैंने ये मौके को देखा है, ये सारा काम किया है। इसके बाद जनाब ये जो चीज़ है ना, ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है मेरी तरफ से कि ये पानी चोरी हुआ है, इतनी फसल को पानी लगा है, और उसके साथ साथ इतना जुर्माना। ज़िलेदार बाकायदा खुद लिख के भेजता है जी मेरी रिकमेंडेशन है कि इस बंदे को इतने गुना जुर्माना करना चाहिए, तो वो भी वो करके भेजता है। तो ये है जी सबसे पहले जी तवान केस। आई होप कि आपको इससे अच्छा कोई बंदा तवान केस के बारे में समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर्व नहीं कर रहे, और मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको इसलिए क्योंकि मेरे सामने तो ये रोज़ काम हो रहा होता है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर समझा रहा हूँ कि इस तरह ये तवान केस का काम होता है। अब ये हो गया जी तवान केस। तवान केस के बाद नंबर 2 पे हमारा पॉइंट है जी कलेक्शन ऑफ अबयाना, अबयाना। अब देखें जी सबसे पहले क्या होता है, जब आप लोगों ने महकमा इरिगेशन क्या करता है, महकमा इरिगेशन लोगों को देता है पानी। पानी देने के बाद महकमा इरिगेशन और क्या करता है, अब जब आप पानी दे रहे हैं किसानों को तो आप पानी की वजह से क्या करते हैं, उनसे टैक्स लेंगे। अब टैक्स कैसे लेंगे, तो इसे कहते हैं गिरदावरी करना। सन 2023 से पहले होता था फ्लैट रेट, आप जौन सी मर्जी फसल काश्त कर लें, आपका जो होता था ना टैक्स वो सेम होता था, वो होता था 400 रुपये तकरीबन। अब सन 2023 के बाद हो गया गिरदावरी बेस्ड अबयाना। रिकॉर्ड लेक्चर ने बताई हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अबयाना होता है पानी का टैक्स। गवर्नमेंट आपको पानी दे रही है, उसकी वजह गवर्नमेंट आपसे ले रही है जी टैक्स, इसे कहते हैं अबयाना। अब कलेक्शन ऑफ अबयाना या ये अबयाना क्या चीज़ है, अब यहाँ पर यह है कि जो ज़िलेदार होता है वो ये जो महकमा नार के कनाल पटवारी हैं उनके थ्रू गिरदावरी करवाता है। उन्होंने कहता है जी आप जाके गिरदावरी करें। गिरदावरी मतलब आप चेक करें कि फ़र्ज़ करें जी एक बंदा है अली है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, आप चेक करें कि उसने कौन कौन सी फसल काश्त की हुई है।
चावल का रेट जो है ना अबियाने का वो 2,000 रुपये, जो चारा है उसका 400 है। इस तरह डिफरेंट फसलों के डिफरेंट रेट हैं। अब जो कनाल पटवारी जाएगा वो जाके देखेगा कि जी अली है, उसने 10 के 10 एकड़ चावल लगाए हुए हैं, तो उसको बयाना कितना आएगा, उसको आएगा 20,000। अगर उसने 10 में से 5 एकड़ लगाए चावल, तो बाकी 5 एकड़ उसने चारा लगाया, तो कितने उसको आएंगे, 5 और मतलब 2,000 वो और 5 एकड़ का मतलब तकरीबन 12,000। पहले उसको आ रहा था 20,000, अब उसको आएगा 12,000। तो मतलब ये कनाल पटवारी उसको असेसमेंट करके, अब कनाल पटवारी को मिलता है एक लॉगिन ऑनलाइन। अब वो लॉगिन के अंदर अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर देगा और वो भेजेगा ज़िलेदार की आईडी के अंदर। जो मुकम्मल जब गिरदावरी हो जाएगी, ज़िलेदार की अब सवाब दीदा ज़िलेदार चेक करेगा सारी गिरदावरी को कि हाँ जी गिरदावरी ठीक हुई है। उसके बाद ज़िलेदार भेज देगा अपनी आईडी से फर्दर एक्सचेंज साहब की आईडी के अंदर। तो इसकी हायरार्की क्या, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो जी, और हमारे जो रिकॉर्ड इलेक्शन उनके अंदर भी अवेलेबल है। अब ये होता है, ये जब करने के बाद, ये जब सारा काम हो जाएगा, तो ये सारा काम किसी लिए हो रहा है, आप बयाने के लिए। अब ये बयाना क्यों है, क्योंकि ये ऑनलाइन, जैसे ये हमारे बिजली के बिल आते हैं ना, ये मैंने बिल भी रखा, जैसे ये बिजली के बिल आते हैं ऐसे ही महकमा इरीगेशन के थ्रू भी बिल आते हैं, पानी के वाटर के बिल्स आते हैं और लोग उनको पे करते हैं। तो ये जी अब आ गया सारा का सारा काम बिल के ऊपर, ये बयाना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ बयाना। अब यहाँ पर पीपीएससी की जानब से भी थोड़ी सी एक ना डेफिनेशन डिफरेंट दी गई। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या चीज़ है। जो ज़िलेदार है उसका काम अबियाना पैसे इकट्ठे करना नहीं होता, उसका काम होता है रिकॉर्ड को इकट्ठा करना। क्या मतलब, इतनी गिरदावरी हुई है, गिरदावरी होने के बाद इतना बयाना बनता है, वो लगा देंगे। अब बयाना यहाँ से इकट्ठा करना मुराद नहीं, मतलब वो जाके लोगों के घरों से पैसे लेंगे नहीं, ये यहाँ पर बयाना लगा देंगे, इनका काम ख़त्म है। जो पैसे लेने हैं लोगों से, जो टैक्स इकट्ठा करना है, वो महकमा इरीगेशन का काम नहीं है, वो काम है महकमा माल का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो तहसीलदार हैं, जो महकमा माल के पटवारी से हम माली पटवारी कहते हैं, रेवेन्यू पटवारी कहते हैं, जिसे हम विलेज ऑफिसर कहते हैं, ये उनका काम है, नंबरदार का काम है। वो लोग इकट्ठा करते हैं, वो लोग पैसे लोगों से इकट्ठे करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ बयाना से मुराद ये नहीं है कि ज़िलेदार कभी भी पैसे इकट्ठे नहीं करता। ज़िलेदार का ये काम नहीं है कि वो जाके पैसे इकट्ठे करे। लास्ट टाइम ये हुआ था कि यहाँ पर एक टर्म लिखी थी CAA, वो CAA नहीं थी, वो CCA थी, वो उनसे मिस प्रिंट हो गया था। यहाँ पर ये मुराद है, कलेक्शन ऑफ बयाना से मुराद ये है कि रिकॉर्ड इकट्ठा करना। आप लोग अपने माइंड में ये वाज़ह बात बिठा लें कि पैसे इकट्ठे करना, लोगों से टैक्स लेना, ये महकमा इरीगेशन का काम नहीं है, ये महकमे माल का काम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। उनका काम है रेवेन्यू इकट्ठा करना, क्योंकि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हम डिपार्टमेंट रेवेन्यू नहीं है, हम इरीगेशन डिपार्टमेंट, हमने टैक्स लगाना है, हमारा काम ख़त्म है। तो ये जी असेसमेंट करने के बाद ये बयाना लगा देंगे और उसके बाद महकमा माल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्होंने बयाना इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बयाना से मुराद ये बयाना से मुराद ये है कि उन्होंने सारा रिकॉर्ड बनाना है और यहाँ पे असेस करना है कि हाँ भी कितना बयाना बनता है। और ये सारा कलेक्शन ऑफ बयाना में आप समझ लें, क्योंकि बयाना सारा इकट्ठा करके हाँ भी इस बंदे के ऊपर इतना बयाना लगेगा। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसकी 4 मौजों के अंदर ज़मीन है, या फिर एक बंदे की 4 मौके के ऊपर ज़मीन है, तो उसको इकट्ठा करना रिकॉर्ड के यहाँ भी इस बंदे के ऊपर इतना बयाना लगता है, उसको लगा के भेज देना है। फिर नंबर 3 पे प्रिपरेशन ऑफ वाराबंदी। वाराबंदी बेसिकली क्या होती है? वाराबंदी बच्चों ये होती है कि फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक मौके के ऊपर 300 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर फ़र्ज़ करें ये 300 ही किसान है। हर हफ्ते के बाद, मतलब ड्यूरिंग 7 दिन के बाद वाराबंदी चेंज होती है। हाँ, जिस बंदे ने फ़र्ज़ करें सोमवार को मंडे को पानी लगाया ना, अगले हफ्ते सेम टाइम पे मंडे को उसकी वाराबंदी आएगी, उसकी पानी की वारा आएगी और वो अपना पानी लगाएगा। अगर फ़र्ज़ करें उसकी 2 घंटे पानी उसने अपनी फसलों को लगाना है, उसकी ज़मीन, ये वाराबंदी उसी ज़मीन के हिसाब से उसको कितना पानी मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है उसके पास कितनी ज़मीन है उस मौके के ऊपर। फ़र्ज़ करें एक मौका है, उसके ऊपर ज़मीन है 300 एकड़। अब 300 एकड़ को आपने जो पूरे का पूरे वीक के जितने मिनट्स बन रहे हैं आपने डिवाइड करना है 300 एकड़ ज़मीन के ऊपर। अब किस तरह करेंगे? एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं? 7। हर दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24। हर घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? तो मिनट होते हैं जी 60। अब आपने इस तरह से पूरे वीक के निकालने हैं मिनट, तो एक वीक के अंदर जो मिनट होते हैं वो होते हैं 10,080, 10,080 मिनट होते हैं। अब 10,000 अगर 80 मिनट्स को आप डिवाइड करोगे 300 एकड़ ज़मीन के ऊपर, तो आपके पास वाराबंदी आ जाएगी 33 मिनट और समथिंग सम सेकंड्स आ। फ़र्ज़ करें जी एक वहाँ पे 1 एकड़ की जो वाराबंदी आती है, जो वारा आता है वो 33 मिनट्स आता है। तो जिस बंदे की वहाँ पे एकड़ होगी 10 एकड़ होंगी, तो उसकी कितनी वारा बनेगा? तो वो 10 को तरफ दे देगा
33 से। तो जितने मिनट्स बनेंगे उतनी वो वाराबंदी लगाएगा और उतना पानी वो हर वीक के बाद उसी टाइम पे लगाएगा। और ये साल के अंदर वाराबंदी 2 दफ़ा चेंज होती है, एक दफ़ा ताक साल की और एक दफ़ा इवन साल की। इस तरह ना आती है कि एक दफ़ा मॉर्निंग में वारी आएगी और एक दफ़ा शाम में आएगी। तो ये ताक और इवन का भी चक्कर चल रहा होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा और ये हमारे रिकॉर्ड लेक्चर के अंदर भी मौजूद है। तो इस तरह से ये होती है वाराबंदी। अब अगर किसी बंदे ने फ़र्ज़ करें जी वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन है, 300 मेंबर है वहाँ पे, हर बंदे के पास एक एक एकड़ ज़मीन है। अब वहाँ से कोई एक बंदा उठता है, उसने अपनी ज़मीन बेच दी जी किसी दूसरे बंदे को। एक बंदा जिसने अब ले ली 2 एकड़ ज़मीन। अब यहाँ पर ये तो एक केस है ना, यहाँ पर समटाइम ऐसा होता है कोई बंदा फौत हो जाता है या वहाँ पे 300 एकड़ की मतलब 10 बंदों ने ज़मीन बेच दी है, या फिर कोई और मसला हो जाता है, या किसी बंदा कोई ऐसा है जिसने ज़मीन खरीदी है, अब वो चाहता है कि उसको पता चले उसका पानी कितना है, कितने मिनट्स है, कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे एंड होता है, तो वो सारा कुछ। अब वो उसको कैसे पता चलेगा? अब वो दरख्वास्त देगा SDO को कि जी मेरे जो मोग है या जो मेरी ज़मीन है इसकी वाराबंदी की जाए। अब वाराबंदी यही है बेसिकली, वो चेक करना चाह रहा है कि उसकी उस मोगे के ऊपर जितनी उसकी ज़मीन है उसको कितना पानी लगता है और कितने बजे पानी शुरू होगा, कितने बजे एंड होगा और कितने मिनट एग्जैक्टली उसकी पानी की वारा वहाँ पे है। इसको बोलते हैं वारा, मतलब मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि कितना उसका वहाँ पे पानी है जो वो लगाएगा, कितने मिनट वो अपनी फसल को पानी लगाएगा। दिस इज़ कॉल्ड वारा, दिस इज़ कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस इज़ कॉल्ड वाराबंदी टाइम। तो ये जनाब ये होता है तरीक़ेकार। अब वो जो बंदा है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो SDO को दरख्वास्त देगा कि जी मुझे वाराबंदी करवानी है और मुझे पता करना है कि मेरा पानी कितना है, कितने बजे शुरू होगा। या फिर समटाइम ऐसा होता है किसी एक बंदे की ज़मीन इस मौके पे है और वो इस पे करवाना चाहता है, यहाँ से इस पे इधर करवाना चाहता है क्योंकि इसकी जो ज़मीन है उसको इसका नहीं, इसका सही लग रहा है, तो वो वाराबंदी अपनी शिफ्ट करवाना चाह रहा है सारा कुछ। तो ये ज़िलेदार की मतलब सवाब जिससे वो चेंज हो रहा होता है। लेकिन दरख्वास्त सबसे पहले देगा SDO को। जो SDO होगा वो आगे मार कर देगा ज़िलेदार को कि जी आप ये वाराबंदी कर दें। अब वाराबंदी के लिए ज़िलेदार क्या करेगा, कनाल पटवारी को साइन कर देगा। कनाल पटवारी जो उस हल्के का होगा वो सारा काम रिकॉर्ड तैयार करेगा, वो सारा काम करेगा। अब सारा काम करने के बाद ज़िलेदार के साइन होंगे और वाराबंदी हो जाएगी। अब वाराबंदी भी यहाँ पे बड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ वाराबंदी के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं। ये जैसे कि जी हमारे पास ये मिसल वाराबंदी है, ये है जी मिसल वाराबंदी। अब इतनी चीज़ें इसके साथ लगती हैं तो ये सारी चीज़ें कनाल पटवारी ही कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें जो साइल है जो बंदा एप्लीकेशन देने आया है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, एक तो वो दरख्वास्त देगा SDO को कि जी मुझे वाराबंदी करवानी है, और उसके साथ साथ वो अपनी ज़मीन का माली पटवारी से, रेवेन्यू पटवारी से खसरा लेके वो भी साथ लगाएगा, खसरा जिसे हम कह लें पर्चा मलकियत साथ लगाएगा और उसका काम ख़त्म है। अब SDO क्या करेगा, ज़िलेदार को मार्क करेगा, ज़िलेदार फर्दर आगे कर देगा कनाल पटवारी को मार्क। कनाल पटवारी सारी असेसमेंट करके सारा चेक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करके ज़िलेदार के पास आएगा, ज़िलेदार उसको साइन करेगा और वो वाराबंदी फिर आगे फर्दर SDO उसको मंजूर कर देगा और वाराबंदी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका प्रोसीजर सारा के सारा क्या है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या अगर आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ यहाँ पर। तो ये मिसल वाराबंदी हमारे पास, ये मिसल वाराबंदी है। इन सारी चीज़ों के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और लेक्चर भी मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर आपको शो हो रहे हैं, आप इस पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। सबसे पहले जी ये पहला पेज है, ये बंदा है, ये आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये सारी बात सीक्रेट चीज़ है। तो ये बंदा है, उसका ID कार्ड की कॉपी है, साथ में उसने ये दरख्वास्त लिखी है SDO को बाखिदमत जनाब सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिवीजन ये जो हमारी मिंशनाबाद है इसको, कि जनाब कि ये जो हमारी है ना मेरी वाराबंदी की, जिसने अपना सारा मतलब लिखा है, अपना उसने इंट्रोडक्शन लिखा है, सारा कुछ लिख के उसने करवा दिया है जमा। उसके साथ ये उसने अपना खसरा लगाया है, मतलब उसने अपना पर्चा मिलकर लगाया है कि वाकई वो वहाँ पे मालिक है, उसकी ये उस मौके के ऊपर इतनी ज़मीन है, उसका वाराबंदी की जाए। तो ये उसको पर्चा मिल गया दिया, अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड लगा देगा। उसके बाद जो कनाल पटवारी होगा ज़िलेदार उसको साइन कर देगा। फिर वो जो पुरानी परत होगी, जो पुरानी वाराबंदी जो पहले चल रही है, जैसे लोगों को पानी लग रहा है वो साथ लगेगी। फिर उसके बाद लगाया जाएगा जी पार्ट प्लेन। पार्ट में मतलब वो पूरे जो नहर है उसका नक्शा, और उसके बाद खाका दस्ती लगाई जाएगी जो उस मोगे का नक्शा होगा, मैंने आपको पहले दिखाई भी है। और उसके साथ साथ ये जो उसके बाद वो वाराबंदी जो जितना उसको मिनट आता है वो वाराबंदी करके वो साथ लगाई जाएगी। और उसके बाद उसके रकबे की जो छांट की जाएगी कि वाकई इस बंदे का 3 एकड़ यहाँ पे रकबा है, 4 एकड़ रकबा है, तो ये सारा काम कनाल पटवारी कर रहा होगा, तो ये कर दी जाएगी। उसके बाद परवाना जारी कर दिया जाएगा। अब ये सारा काम होने के बाद ज़िलेदार जो होगा वो परवाना जारी करेगा। परवाना क्या चीज़ है? परवाना बेसिकली होता है कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मतलब आपने किसी बंदे को समन भेजा है ना, आपने भेजा है कि जी मैं इस गांव के अंदर आकर ये हमने काम करना है, तो ज़िलेदार भेजता है परवाना
ज़िलेदार अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी या आउट ऑफ डिपार्टमेंट अगर किसी लोगों को भेजना है, नोटिफिकेशन भेजना है, समन भेजना है, तो वो उसे को बोलते हैं परवाना। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर कि ज़िलेदार का परवाना आ गया जी, कि जी ये काम हमने फ़लाँ दिन आके सब लोगों की राय लेनी है, क्या आप लोग वाकई ही इस चीज़ पर रजामंद है कि आपकी वाराबंदी की जाए, या फिर ये बंदा जो है ये वाकई उधर इंक्लूड हुआ है, या फिर ज़िलेदार उन सबको बुला लेगा अपने पास। तो ये परवाना होता है कि जी हम देखें ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, सुबह 9 बजे के हम दिन का पाबंद करते हैं, अगर कोई गैर हाजिरी बंदा, अगर कोई बंदा गैर हाजिर होगा तो उसको कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये परवाना जारी करेगा कि जी हम वहाँ पे आएंगे, सारा काम करेंगे आप लोगों के सामने। उसके बाद ज़िलेदार अपने जब वहाँ पे जाएगा, ज़िलेदार सब लोगों के बयान लेगा, और बयान लेने के बाद ज़िलेदार अपना बयान रिकॉर्ड करा देगा, अपना रिपोर्ट दे देगा। उसके बाद फर्दर ज़िलेदार की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जनाब ये जदीद परत कहते हैं, जो वाराबंदी होने के बाद जो नई परत बन गई है वाराबंदी की, क्योंकि पहले एक वाराबंदी चल रही थी, अब बंदे ने दरख्वास्त दी साहिल ने, अब उसको अमेंडमेंट करके एक नई बन गई, उसके कहते हैं जदीद परत, वो तैयार हो गई है। और उसके बाद जनाब फर्दर अब वो SDO साहब को पेश कर दी जाएगी। अब जो SDO साहब हैं वो उसको साइन करके अब वो लोगों को नोटिस जारी कर देंगे जी कि मेरे पास एप्लीकेशन दर्ज आई, मेरे पास एप्लीकेशन आई थी वाराबंदी की। अब एप्लीकेशन करने के बाद, सारा रिकॉर्ड होने के बाद, अगर किसी बंदे को एतराज़ है तो वो अपना आके हमारे पास सामने आ जाए, वो आके अपना बताए, ताकि हम उसका अगर कोई शिकवा है तो वो दूर कर सकें। उसके बाद जो SDO होता है उसका सारा काम वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करके हो जाता है। और उसके बाद जो कनाल पटवारी होता है उसको वो जदीद पर उसके सामने पास आ जाती है, और जो कनाल पटवारी होता है फिर वो फर्दर जाता है गांव के अंदर, वो जाके सब लोगों को ऐलान करवा के इकट्ठा करके सब के अंदर वो पानी की जो टाइमिंग होती है वो तकसीम कर देता है, वाराबंदी तकसीम कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि उनके लोगों के ऊपर साइन भी लेता है एक फार्म के ऊपर, उसका फार्म नंबर अलग से होता है। तो जो कनाल पटवारी होता है वो जाता है एक फार्म के ऊपर साइन लोगों के लेता है, ताकि कल को ये लोग ये ना कह सकें कि जी हमारे मौजूदगी में तो काम हुआ ही नहीं है, तो वो सब के ऊपर साइन लेता जाता है और वो ला के SDO साहब को जमा करवा देता है। तो ये बेसिकली तरीक़ेकार होता है वाराबंदी का। तो ये प्रिपरेशन ऑफ वाराबंदी ड्यूटी ज़िलेदार की होती है, लेकिन वो ज़री सी बात उसके अंडर काम कनाल पटवारी कर रहा है, वो हल्के का पटवारी है तो वो उससे करवा रहा होता है, लेकिन साइन किसके एट एंड होते हैं, ज़िलेदार के भी और कनाल पटवारी के भी और SDO के भी। तो ये हमारे पास इसकी 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर बाकी चीज़ें करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ज़रा लंबा हो गया है। अगर आप चैनल पहली दफ़ा सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, और अगर आप ये हमारे जो रिकॉर्ड लेक्चर लेना चाहते हैं और इंटरव्यू का टाइम कम है, तो ये जी हमारे नंबर शो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इस नंबर पर रब्ता करके नोट्स भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड लेक्चर भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मॉक इंटरव्यू लिया जाए तो आप इस नंबर पर रब्ता करके आप अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। तो हमें रखेगा नंबर 2 जो लेक्चर हमारा आने वाला है उसका इंतज़ार कीजिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।